नमस्कार। कला ये सिर्फ कैनवस पर रंग नहीं है ना। ये पहचान की लड़ाई होती है। और कभी-कभी तो ये आजादी की पहली आवाज बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही कलात्मक बगावत की कहानी में चलेंगे जिसने भारत की कला को हमेशा के लिए बदल दिया। द बंगाल स्कूल। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब किसी देश की कला अपनी ही जमीन पर, मतलब अपने ही घर में, पराई लगने लगे। जब उसकी अपनी आवाज ही कहीं खो जाए और वो बस किसी और की नकल बनकर रह जाए। 19वीं सदी के भारत में ठीक यही हो रहा था। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं और उस कलात्मक संकट को समझते हैं। ये वो दौर था जब भारतीय कला, सच पूछिए तो, अपने वजूद के लिए ही संघर्ष कर रही थी। उस दौर में हर तरफ यूरोपीय एकेडमिक स्टाइल का बोलबाला था। ब्रिटिश राज का असर था, तो यथार्थवादी पेंटिंग्स, प्लास्टर की मूर्तियां, प्रिंट्स, इन्हीं को असली कला माना जाने लगा था। और इसके सामने भारत की जो अपनी पारंपरिक लोक शैलियां थीं, जो सदियों से इसी मिट्टी का हिस्सा थीं, उन्हें पिछड़ा और कह लीजिए बेजान कहकर साइडलाइन कर दिया गया। और देखिए, ये सिर्फ दो आर्ट स्टाइल्स की टक्कर नहीं थी। ये तो कैनवस पर दो अलग अलग संस्कृतियों का टकराव था। एक तरह से कहें तो ये कला के जरिए गुलामी थी, जहां भारतीय कलाकारों का कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा था। अपनी जड़ों पर गर्व करने के बजाय वो पश्चिमी तौर तरीकों को अपना रहे थे। और इसका नतीजा, भारतीय कला की अपनी पहचान ही धुंधलाने लगी थी। तो ये सिर्फ कला का संकट नहीं था, ये राष्ट्रीय आत्मसम्मान का संकट था। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो इसी सांस्कृतिक दबाव के जवाब में बंगाल से और फिर पूरे भारत से राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर उठी। और यह सिर्फ कोई किताबी जागरण नहीं था, यह अपनी पहचान और अपनी आज़ादी को वापस पाने की एक जिद थी। और ये बदलाव ना बहुत तेजी से आ रहा था। आप देखिए, 1867 में हिंदू मेला, फिर 1876 में इंडियन एसोसिएशन और उसके बाद 1883 में नेशनल कांग्रेस। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत थे कि भारत अब जाग रहा है। इन संगठनों ने लोगों में एक नया आत्मविश्वास, एक नया राष्ट्रीय गौरव भरा। और यही गौरव आगे चलकर राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई का आधार बना। और इस पूरे कल्चरल और पॉलिटिकल रिवाइवल के सेंटर में था ज़ोरसानको का टैगोर परिवार। देवेंद्रनाथ, ज्योतिरिंद्रनाथ और सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग। ये सिर्फ कलाकार या विचारक नहीं थे, ये वो लोग थे जो एक आज़ाद भारत का सपना देख रहे थे। और असल में इन्होंने ही वो ज़मीन तैयार की जिस पर एक नई कलात्मक क्रांति का बीज बोया जाना था। और बस इसी ज़मीन से अंकुर फूटा बंगाल स्कूल का। ये कोई मामूली आर्ट मूवमेंट नहीं था, ये एक तरह का कल्चरल सत्याग्रह था। अंग्रेजी हुकूमत को ये बताने का एक तरीका कि देखो, भारत के अपनी एक आत्मा है, अपनी एक पहचान है, जिसे वो अपनी कला के जरिए वापस हासिल करके रहेगा। तो ये बंगाल स्कूल आखिर था क्या? सीधी सी बात है, ये एक राष्ट्रवादी कला आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई 1895 के आसपास और लीड कर रहे थे अवनींद्रनाथ टैगोर। मकसद एकदम साफ, पश्चिमी एकेडमिक स्टाइल को पूरी तरह से नकारना। और ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक फैसला नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, अपनी सांस्कृतिक आज़ादी का ऐलान। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन्होंने किसी एक पुरानी स्टाइल की बस नकल नहीं कर ली, नहीं, इन्होंने एक बिल्कुल नई विजुअल लैंग्वेज बनाई। सोचिए, इसमें अजंता के म्यूरल्स की वो भव्यता थी, मुगल मिनिएचर की वो बारीकी थी, राजपूत पेंटिंग्स की कहानियां थीं, और इन सब के साथ जापानी वॉश तकनीक का वो नरम और धुंधला सा असर भी था। वाटर कलर और टेम्पेरा का इस्तेमाल करके इन्होंने एक ऐसी स्टाइल को जन्म दिया जो बहुत रोमांटिक और सपनों जैसी लगती थी। इस पूरे आंदोलन का मूल मंत्र था अपनी जड़ों की ओर लौटना, परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो। ये कला में स्वदेशी का नारा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजनीतिक स्तर पर विदेशी सामान का बहिष्कार हो रहा था। बंगाल स्कूल कला में विदेशी प्रभाव का बहिष्कार कर रहा था। ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक पुकार थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा मजेदार विरोधाभास है। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन वाकई पूरी तरह से विदेशी प्रभाव से आज़ाद था? सच तो ये है कि नहीं। E.B. हावल जैसे अंग्रेज और सिस्टर निवेदिता जैसी आयरिश महिला, इन लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और जैसा हमने अभी देखा, जापानी तकनीक को भी तो अपनाया ही गया था। यह दिखाता है कि कल्चरल मूवमेंट कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना?
लेकिन बंगाल स्कूल की सोच सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रही। इसकी असली ताकत इस बात में थी कि इसने पूरे भारत को एक कला के धागे में पिरोने का काम किया। और ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए हुआ क्या। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने सबसे काबिल स्टूडेंट्स को पूरे भारत के बड़े बड़े आर्ट स्कूलों में भेजा। अब सोचिए, नंदलाल बोस को भेजा गया शांति निकेतन, देवी प्रसाद रॉय चौधरी गए मद्रास, समरेंद्रनाथ गुप्ता पहुंचे लाहौर, असित कुमार हल्दर लखनऊ में, और मुकुंद डे और शैलेंद्रनाथ डे ने दिल्ली और जयपुर में कमान संभाली। ये सब कला के एम्बेसडर थे, जो भारतीय कला के इस नए विचार को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे थे। तो इन कलाकारों को आर्ट स्कूलों का प्रिंसिपल और टीचर बनाकर ये पक्का किया गया कि जो अगली पीढ़ी के कलाकार हैं वो बंगाल स्कूल के आदर्शों से ही प्रेरणा लें। और इसी तरह देखते ही देखते ये आंदोलन भारत की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय कला शैली बन गया। लेकिन जैसा होता है, हर आंदोलन का एक जीवन चक्र होता है। एक समय के बाद जो आंदोलन इतना पावरफुल था, उसका असर भी फीका पड़ने लगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? हुआ ये कि आंदोलन अपनी ही कामयाबी का शिकार हो गया। जो चीज़ कभी एक बगावत थी, एक ताज़ी हवा का झोंका थी, वो 1920 आते आते एक फॉर्मूला बनकर रह गई। कलाकार बस उसके नकल करने लगे। कला में वो शुरुआती आग, वो ताकत नहीं रही, और वो अक्सर कमज़ोर और कुछ ज़्यादा ही भावुक लगने लगी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक कामयाब बगावत आखिर कब एक नई परंपरा, एक नई रूढ़ी बन जाती है? बंगाल स्कूल ने एक विदेशी परंपरा को तोड़ा, ये सच है, लेकिन वो खुद एक नई परंपरा बन गया, जिसके खिलाफ आने वाले कलाकारों को विद्रोह करना पड़ा। ये कला, क्रांति और पहचान का एक अंतहीन चक्र है, जो आज़ाद भारत में आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। जहां कला सिर्फ रंगों और लकीरों का खेल नहीं थी, बल्कि एक पूरे देश की पहचान को, उसकी आत्मा को फिर से जिंदा करने का एक जरिया बन गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की। लेकिन ये कहानी, जानते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर है जब अंग्रेज हुक्मरान अपनी कला को ही सबसे बेहतर बता रहे हैं, और ठीक उसी वक्त एक अंग्रेज ही खड़ा होता है और भारतीय कला का सबसे बड़ा पैरोकार बन जाता है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाता है। अब इस पूरे आंदोलन की अहमियत को अगर समझना है तो हमें पहले उस दौर में लौटना होगा, समझना होगा कि बंगाल स्कूल के आने से ठीक पहले भारतीय कला किस तरह के संकट से गुजर रही थी। देखिए, उस समय भारत में ब्रिटिश अकेडमिक स्टाइल का बोलबाला था, मतलब यथार्थवाद या रियलिज्म। जो जैसा दिख रहा है उसे हूबहू कैनवस पर उतार दो, बस यही कला की सबसे ऊंची पहचान मानी जाती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की अपनी हजारों साल पुरानी कला परंपराएं, जैसे मुगल मिनिएचर की वो बारीकियां या अजंता की गुफाओं में जो भावनाओं की गहराई है, इन सबको पुराना और पिछड़ा हुआ मानकर एक तरह से दरकिनार कर दिया गया था। फर्क ये था कि पश्चिमी कला क्या दिखता है इस पर जोर देती थी, जबकि भारतीय कला हमेशा से क्या महसूस होता है इस पर टिकी थी। और ठीक इसी सांस्कृतिक संकट के बीच कहानी में एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये थे E.B. हैवेल, एक अंग्रेज जो 1884 में भारत आए। उन्हें कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट का प्रिंसिपल बनाया गया। अब सबसे उम्मीद तो यही थी कि वो पश्चिमी कला को और बढ़ावा देंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो ठीक इसके उलट था। हैवेल का साफ मानना था कि पश्चिमी कला जो है वो मटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद में फंसी हुई है, जबकि भारतीय कला की असली ताकत उसकी रूह, उसकी आध्यात्मिकता और उसके गहरे विचारों में है। उनके लिए कला सिर्फ नकल करना नहीं था, बल्कि भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना था। और देखिए, हैवेल सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने स्टूडेंट्स को यूरोपियन मॉडल्स की नकल करने से रोक दिया और उन्हें मुगल, राजस्थानी और अजंता की कला को स्टडी करने के लिए भेजा। उनकी किताब इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग तो इस नई सोच का एक तरह से घोषणा पत्र बन गई। लेकिन विचारों को कैनवस पर उतारने के लिए एक कलाकार चाहिए होता है ना। हैवेल के पास विजन तो था, पर उसे कला में बदलने की जिम्मेदारी एक भारतीय कलाकार को ही उठानी थी। और यहीं कहानी में एंट्री होती है अवनींद्रनाथ टैगोर की। रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरुआत में पूरी तरह से यूरोपियन स्टाइल में ली थी। ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर में तो वो माहिर थे, लेकिन जब वो हैवेल से मिले तो उनकी कला और सोच ने एक बिल्कुल नया,
एक निर्णायक मोड़ ले ली। यही तो अवनींद्रनाथ टैगोर की सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने अपनी वेस्टर्न ट्रेनिंग को बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि उसे भारतीय और जापानी कला की आत्मा के साथ मिला दिया। उन्होंने मुगल आर्ट की नफासत, अजंता के इमोशनल डेप्थ और जापानी कला की सादगी, इन सबको मिलाकर एक ऐसी नई शैली बनाई जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। और उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी ये वॉश तकनीक। ये उन्होंने जापानी कलाकारों से सीखी थी, लेकिन उसे भारतीय रंग में ढाल दिया। इस तकनीक से पेंटिंग्स में एक धुंधला, एक सपने जैसा असर आता था, जो पश्चिमी कला के एकदम साफ सुथरे रियलिज्म पर एक सीधा हमला था। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी, देखने से ज्यादा महसूस करने पर जोर देने की फिलॉसफी। तो आप देखते हैं कि हेविल के विजन और टैगोर की कला, इन दोनों की जुगलबंदी ने कैसे एक पूरे कला आंदोलन को जन्म दिया, जिसे आज दुनिया बंगाल स्कूल के नाम से जानती है। अब ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं रही, धीरे धीरे ये एक पूरा मूवमेंट बन गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनी, जिसने इन नए कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। फिर रूपम जैसी मैगजीन्स छपने लगी, जिन्होंने नए आइडियाज़ को पूरे देश में फैलाया। मतलब इस आंदोलन को एक मजबूत बौद्धिक आधार भी मिला। अवनींद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक कमाल के आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन गुरु भी साबित हुए। उन्होंने नंदलाल बोस जैसे कलाकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार की, जिन्होंने इस मशाल को आगे बढ़ाया और इस स्टाइल को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। और आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि बंगाल स्कूल सिर्फ पेंटिंग करने का एक नया तरीका नहीं था। इसका मकसद, इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा था। असल में ये उस दौर में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का ही एक कलात्मक रूप था। सोचिए, एक तरफ लोग विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे और दूसरी तरफ बंगाल स्कूल के कलाकार विदेशी कला शैली को नकार कर एक ऐसी कला बना रहे थे जो पूरी तरह से भारतीय थी। ये कला के जरिए अपनी पहचान को दोबारा हासिल करने की लड़ाई थी। तो बंगाल स्कूल की एक कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि कला सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं होती जिन्हें हम दीवारों पर टांग दें। कला समाज का आईना हो सकती है, वो इतिहास लिख सकती है और सबसे बड़ी बात, वो एक पूरे राष्ट्र की पहचान को गढ़ सकती है। कभी सोचा है कि भारतीय कला के इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जब कलाकारों ने पश्चिमी स्टाइल को चुनौती देते हुए अपनी जड़ों की तरफ लौटने का फैसला किया? आज हम उसी क्रांतिकारी आंदोलन यानी बंगाल स्कूल और उसके पीछे के महान कलाकारों की कहानी को समझने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बंगाल स्कूल के जन्म की कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर इसके 3 महान कलाकारों असित कुमार हल्दर, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार और शैलेंद्रनाथ डे के जीवन और उनकी कला की दुनिया में उतरेंगे, और आखिर में उनकी उस विरासत पर नजर डालेंगे जो आज भी जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब बंगाल स्कूल की नींव रखी गई थी और समझते हैं कि इसके पीछे का असली मकसद क्या था। तो ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आखिर था क्या? ये सिर्फ कोई आर्ट स्कूल नहीं था, नहीं, ये अपनी पहचान को फिर से खोजने का एक बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन था। देखिए, इसे शुरू किया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। उस समय भारतीय कला पर ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल का बहुत गहरा असर था, जो कि काफी रियलिस्टिक और कड़े नियमों वाला था। तो बंगाल स्कूल इसी असर के खिलाफ एक रिएक्शन था। इसका मकसद था भारतीय मिथकों, इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा लेकर एक ऐसी आर्ट स्टाइल को जन्म देना जो दिल से पूरी तरह भारतीय हो। वाकई ये एक सच्ची कलात्मक क्रांति थी। अब बात करते हैं इस आंदोलन के एक बहुत बड़े स्तंभ असित कुमार हल्दर की। वो एक ऐसे कलाकार थे जिनकी कूची मानो कविता लिखती थी। हल्दर की जिंदगी कला और शिक्षा के लिए उनके समर्पण का एक सबूत है। कलकत्ता में जन्मे उन्होंने अपना ज्ञान शांति निकेतन से लेकर जयपुर और लखनऊ के माने जाने आर्ट स्कूलों तक फैलाया, जहां उन्होंने एक टीचर और प्रिंसिपल के तौर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी पूरी जिंदगी कलाकारों की नई पीढ़ी को तैयार करने में गुजर गई। और यहाँ एक बात बहुत खास है, असित कुमार हल्दर किसी सरकारी कला विद्यालय के प्रिंसिपल बनने वाले पहले भारतीय थे। सोचिए, उस दौर में ये भारतीय कलाकारों के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर रहा होगा। इसने ये साबित कर दिया कि भारतीय कलाकार सिर्फ कला बना ही नहीं सकते, बल्कि कला की शिक्षा का नेतृत्व भी कर सकते हैं। वो सिर्फ एक बेहतरीन टीचर ही नहीं थे, बल्कि एक इनोवेटर भी थे। उन्होंने लैक्यूनर तकनीक नाम की एक खास टेक्निक इजाद की। यह लकड़ी पर वार्निश लगाने का एक ऐसा अनोखा तरीका था जिससे उनकी पेंटिंग्स को एक अलग ही गहराई और चमक मिलती थी।
उनकी कला के बारे में कहा जाता है कि उनके चित्रों में सिर्फ रंग और रेखाएं ही नहीं थीं, बल्कि एक काव्यात्मक लय थी, एक संगीत जैसी मिठास थी, जो देखने वाले की रूह को छू लेती थी। चलिए अब हम दूसरे महान कलाकार क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की ओर बढ़ते हैं। इनकी कला आध्यात्मिकता और भक्ति के रंगों में पूरी तरह से डूबी हुई थी। हल्दर की ही तरह मजूमदार ने भी अपनी जिंदगी कला की शिक्षा के नाम कर दी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक उन्होंने कई दशकों तक युवा कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय कला के उसूलों को जिंदा रखा। वो अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। उन्होंने टेम्परा तकनीक में महारत हासिल की और साथ ही अपनी खुद की वॉश तकनीक भी डेवलप की, जिसमें रंगों की पतली परतें एक के ऊपर एक लगाकर एक धुंधला और स्वप्निल सा असर पैदा किया जाता था। उनकी कला की पहचान थी आध्यात्मिक विषय, खासकर चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़े चित्र। उनके बनाए गए किरदार लंबे और सुंदर होते थे, जिनकी आंखों में एक गहरी उदासी और एक ख्वाब जैसा भाव तैरता था। वो हल्के पीले और गुलाबी रंगों का ऐसा इस्तेमाल करते थे कि चित्रों में एक अद्भुत कोमलता आ जाती थी। ये जो कहा गया ना, ये उनकी कला का सार है। उनके चित्रों को देखकर सच में ऐसा लगता है मानो हम किसी मध्ययुगीन कवि की भक्ति से भरी कविता पढ़ रहे हों, जिसमें इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ खुल मिल गए हों। तो चलिए अब हम तीसरे कलाकार शैलेंद्रनाथ डे के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बंगाल स्कूल की मशाल को बंगाल से बाहर ले जाकर रोशन किया। इलाहाबाद में जन्मे शैलेंद्रनाथ डे की जिंदगी में 1924 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब उन्होंने राजस्थान का रुख किया। वहां उन्होंने जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल के तौर पर एक नई यात्रा शुरू की। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की कला के लिए एक नया अध्याय था। डे का सबसे अहम योगदान ये था कि उन्होंने बंगाल स्कूल के विचारों को, उसकी कला को बंगाल की सीमाओं से बाहर राजस्थान की कलात्मक जमीन तक पहुंचाया। वो इस आंदोलन के एक सच्चे दूत साबित हुए और इसमें उन्हें जयपुर के महाराजा राम सिंह का पूरा समर्थन मिला। इसी शाही संरक्षण की मदद से उन्होंने कई नई संस्थाएं बनाई और अपनी मेहनत से पूरे राजस्थान के कला जगत को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा दी। तो आइए अब इन तीनों कलाकारों के सामूहिक प्रभाव को और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत को संक्षेप में समझते हैं। इन तीनों कलाकारों ने अपनी अपनी अनूठी शैलियों से बंगाल स्कूल को और भी मजबूत किया। जहां हल्दर अपनी काव्यात्मक शैली और एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, वहीं मजूमदार अपनी भक्ति कला के लिए और डे इस आंदोलन को नई भौगोलिक सीमाओं तक ले जाने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मतलब उनका योगदान सिर्फ उनकी बनाई हुई कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं था। वो महान शिक्षक थे, जिन्होंने कला की शिक्षा के जरिए भारतीय कला की अगली पीढ़ियों को तैयार किया और उसे एक आत्मनिर्भर और गौरवशाली दिशा दी। और आखिर में एक सवाल, इन कलाकारों का जीवन हमें ये कैसे सिखाता है कि अपनी जड़ों और परंपराओं से गहराई से जुड़े रहकर भी कला में नयापन और इनोवेशन कैसे लाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के कलाकारों के लिए भी उतना ही मायने रखता है। सदी के उन 3 कलाकारों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने भारतीय कला को एक नई दिशा दी और उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कलाकार के लिए भावना है किसी वस्तु को देखना, उसमें तल्लीन हो जाना। चित्र अमर हो जाता है। शैलेंद्रनाथ डे के ये शब्द आप कह सकते हैं हमारी आज की खोज का सार हैं कि कला सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि कलाकार की आत्मा की एक झलक होती है। तो सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत, एक ऐसा दौर जब हर तरफ बदलाव की हवा चल रही थी, और कला भला इससे कैसे अछूती रह सकती थी। कलाकार अब पुरानी अकादमिक शैलियों से आगे बढ़कर कुछ नया, कुछ अपना बनाना चाहते थे। मतलब ये सिर्फ पुरानी चीजों को कॉपी करने की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी जड़ों को, अपनी परंपरा को एक नए नजरिए से देखने का वक्त था, ताकि कला का एक बिल्कुल नया पौधा उग सके। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से, एक ऐसे कलाकार के साथ जिनका नाम था के वेंकटप्पा। उनकी तकनीक का कोई जवाब नहीं था और उनकी कला अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई थी। और देखिए, वेंकटप्पा के काम और उनकी जिंदगी को बहुत बारीकी से स्टडी किया गया है, जैसा कि इस दस्तावेज से पता चलता है। उनकी कला के विकास और उनके प्रभाव को बहुत सहेज कर दर्ज किया गया है। वेंकटप्पा को कला तो विरासत में मिली थी। उनका परिवार मैसूर के शाही दरबार में चित्रकार था
और उन्होंने खुद भी देश के सबसे बेहतरीन आर्ट स्कूलों में अपनी कला को तराशा। और सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, मूर्तिकला और संगीत में भी महारत हासिल की। लेकिन वेंकटप्पा की कला का असली जादू, आप कह सकते हैं, उनकी बारीकियों में था। उनकी जो लाइनें थीं उनमें एक अलग ही नज़ाकत थी, और रंगों की जो समझ थी वो सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं बना रही थीं, बल्कि वो एक पूरी की पूरी विजुअल लैंग्वेज थी। चलिए अब दक्षिण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखते हैं। ये दुनिया है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई की। उन्होंने मुगल कला की शान को एक नए रोमांटिक अंदाज में हमारे सामने रखा। और यहां भी हमारे पास चुगताई के काम पर हुई रिसर्च मौजूद है, जिससे हमें उनके आर्टिस्टिक सफर और उस दौर पर पड़े उनके असर को समझने में काफी मदद मिलती है। कहते हैं ना, कला तो उनकी रगों में थी, और ये कोई कहने की बात नहीं है। उनका परिवार लाहौर के जाने माने कलाकारों और आर्किटेक्ट्स में से था। और तो और, वो ताजमहल बनाने वाले मुख्य आर्किटेक्ट के वंशज थे। सोचिए कैसी विरासत थी। चुगताई एक खास तकनीक के मास्टर थे, जिसे एचिंग कहते हैं। अब ये एचिंग है क्या? इसमें होता यह है कि एक मेटल प्लेट पर एसिड की मदद से डिजाइन खोदा जाता है। ये काफी मुश्किल प्रोसेस है, और इसी में महारत की वजह से वो इतने बारीक और खूबसूरत लाइन वाले चित्र बना पाते थे। तो जब कोई चुगताई की पेंटिंग देखता है तो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, वो एक कविता की तरह लगती है। उनकी जो बहती हुई लाइनें हैं ना, वो सिर्फ शेप्स नहीं बनाती, वो इमोशंस जगाती हैं, कहानियों और सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे कलाकार पर, शारदा चरण उकील, जिनकी कला में कह सकते हैं संगीत था। उकील का जो स्टाइल था, उनकी जो तकनीक थी, उसने उन्हें अपने जमाने के सबसे अहम कलाकारों में से एक बना दिया। और आज भी उनके काम को बड़े सम्मान से देखा और समझा जाता है। उकील का एक खास तरीका था, जिसे वॉश तकनीक कहते हैं। बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहले कागज पर रंग की एक पतली सी लेयर लगाते थे, फिर उस कागज को पानी में डुबो देते थे, और ये प्रोसेस एक बार नहीं, कई बार दोहराया जाता था। नतीजा, एक ऐसी पेंटिंग जो बिल्कुल सपने जैसी लगती थी, धुंधली, नरम और पारदर्शी। उकील ने सुलेखीय रेखा या कैलीग्राफिक लाइन का एक नया आइडिया दिया। उनके लिए लाइन का मतलब सिर्फ एक बाउंड्री बनाना नहीं था। नहीं, उनकी लाइन में खुद एक जान होती थी, एक मूवमेंट, जैसे किसी खूबसूरत लिखावट में होती है ना, बिल्कुल वैसी ही। तो देखिए ये कितना दिलचस्प है। उकील और चुगताई दोनों ही लाइनों के जादूगर थे, लेकिन दोनों का अंदाज कितना अलग था। जहां उकील की लाइनों में आपको अजंता की गुफाओं की कला की झलक मिलती है, वहीं चुगताई की कला की जड़ें मुगल और फारसी मिनिएचर पेंटिंग्स में थीं। तो इन तीन अलग अलग कलाकारों की कहानियों को जब हम एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि कैसे इन सब की अलग अलग कला ने मिलकर भारतीय आर्ट का एक बिल्कुल नया पन्ना लिखा। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। वेंकटप्पा, उकील और चुगताई, ये तीनों लगभग एक ही दौर में काम कर रहे थे, एक ही समय में, और शायद अनजाने में ही एक दूसरे को प्रभावित करते हुए एक नए कला आंदोलन को शक्ल दे रहे थे। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि उस दौर की मॉडर्न इंडियन आर्ट कोई एक स्टाइल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक गुलदस्ते की तरह थी, जिसमें वेंकटप्पा का यथार्थवाद था, चुगताई का रोमांटिसिज्म था, और उकील का गीतात्मक अंदाज था, सब एक साथ। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये लोग सिर्फ पेंटर नहीं थे, ये उससे कहीं ज्यादा थे। ये विचारक थे, ये विजनरी थे। इन्होंने सिर्फ कैनवस पर रंग नहीं पोते, बल्कि अपनी लाइनों और रंगों से भारत की एक नई कलात्मक पहचान गढ़ी। और हम इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि किसी कलाकार की एक लकीर, एक लाइन हमें उसकी पूरी दुनिया के बारे में क्या बता जाती है। क्योंकि आखिर में एक लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वो एक कहानी होती है, एक पूरा इतिहास। 20वीं सदी की शुरुआत का भारत, एक ऐसा दौर जहां कला के क्षेत्र में एक क्रांति जन्म ले रही थी, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारतीय कला की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है बंगाल स्कूल की, जिसने मॉडर्न इंडियन आर्ट की नींव रखी। तो आज हम बंगाल स्कूल के 3 बहुत बड़े कलाकारों की दुनिया में चलेंगे, मुकुल डे, मनीषी डे और सुधीर खास्तगीर। हम समझेंगे कि कैसे इन कलाकारों ने अपने एकदम यूनिक स्टाइल से इंडियन आर्ट को एक नई दिशा दी और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हम सबके साथ है। देखिए, बंगाल स्कूल सिर्फ एक आर्ट स्टाइल नहीं था, बल्कि ये तो एक कल्चरल विद्रोह था।
इसका मकसद था वेस्टर्न आर्ट के प्रभाव से निकलकर एक ऐसी कला बनाना जो पूरी तरह से भारतीय हो, जिसकी जड़ें हमारी अपनी परंपराओं और सोच में हो। तो चलिए इस आंदोलन के उन अग्रदूतों से मिलते हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडियन आर्ट को एक नया चेहरा दिया। हमारे पहले कलाकार हैं मुकुल चंद्र डे, एक ऐसे पायनियर जो अपनी टेक्निकल मास्टरी और इंटरनेशनल विजन के लिए जाने जाते थे। मुकुल डे की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? ड्राई पॉइंट और एचिंग जैसी यूरोपियन प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स पर उनकी पकड़। ये उस समय इंडिया में बहुत नई बात थी और उन्होंने इन टेक्निक्स को यूज करके इंडियन आर्ट को एक बिल्कुल नया डायमेंशन दे दिया। तो ये ड्राई पॉइंट और एचिंग आखिर है क्या? ये दोनों ना प्रिंट बनाने की तकनीकें हैं। एचिंग में एसिड का इस्तेमाल करके मेटल प्लेट पर डिजाइन बनाया जाता है और वहीं ड्राई पॉइंट में आर्टिस्ट एक तेज सुई से सीधे प्लेट पर ही तस्वीर उकेरता है। मतलब बहुत ही नाजुक और स्किल वाला काम है ये। मुकुल डे का आर्टिस्टिक सफर तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उन्होंने शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ टैगोर से आर्ट सीखा, फिर जापान और अमेरिका गए और आखिर में लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से स्कॉलरशिप भी हासिल की। इस ग्लोबल एक्सपीरियंस ने उनकी कला को एक गजब का नजरिया दिया। संक्षेप में कहें तो मुकुल डे ने अपनी कला में पूरब और पश्चिम का एक बहुत खूबसूरत संगम बनाया। उन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी, खास तौर पर अजंता की गुफाओं की कला को यूरोपियन टेक्निक के साथ मिलाकर एक बिल्कुल नई स्टाइल बना दी। अब बात करते हैं मुकुल डे के भाई मनीषी डे की। मजे की बात यह है कि वो भाई तो थे, लेकिन कला की दुनिया में उनके रास्ते एक दूसरे से काफी अलग थे। जहां एक तरफ मुकुल डे टेक्निकल परफेक्शन के मास्टर थे, वहीं मनीषी डे को कुदरत के सरल और सहज रूपों में खूबसूरती दिखती थी। उन्होंने खुद को किसी एक तकनीक में बांधा नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को आज़ादी से बहने दिया। मनीषी डे की कला में न भारत की आत्मा बसती थी। उनके चित्रों में देश के लोग, यहाँ की खूबसूरती और एक गहरी आध्यात्मिक शांति की भावना साफ झलकती है। उन्होंने खुद कहा था, कला का शौक तो बचपन से ही मेरे खिलवाड़ के रूप में रहा। ये एक लाइन उनकी कला के प्रति उनके नजरिए को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। ये उनके लिए काम नहीं, बल्कि एक खेल था, एक नेचुरल एक्सप्रेशन। और अब हमारे तीसरे कलाकार सुधीर रंजन खास्तगीर, जो न सिर्फ एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे, बल्कि एक बहुत प्रभावशाली टीचर भी थे। सुधीर खास्तगीर का टैलेंट किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं था। वो पेंटिंग, स्कल्पचर, लिनोकट, चारकोल हर चीज में माहिर थे। उनकी कला में एक कमाल की विविधता थी। उन्होंने मूर्ति कला और उसमें भी खासकर ब्रॉन्ज कास्टिंग में अपनी पहचान बनाई। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है जिसमें पिघले हुए कांसे को एक सांचे में डालकर मूर्तियां बनाई जाती हैं, और इस तकनीक को सीखने के लिए वो इंग्लैंड भी गए थे। खासगीर का योगदान सिर्फ कला बनाने तक ही नहीं था। वो द दून स्कूल में टीचर थे, लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल रहे और 1956 में उन्हें भारत के प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। असल में सुधीर खास्तगीर की कला जीवन का एक जश्न है। उनके कामों में जिंदगी की लय, उसकी गति, करुणा और खुशी जैसी गहरी भावनाएं महसूस होती हैं। वो कला को जीवन की ही एक अभिव्यक्ति मानते थे। तो इन तीनों कलाकारों ने मिलकर भारतीय कला पर आखिर क्या असर डाला? आइए उनकी इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड तीनों के योगदान को एक साथ बहुत अच्छे से समझाती है। मुकुल डे ने वेस्टर्न तकनीक को भारतीय आत्मा से जोड़ा। मनीषी डे ने कला को एक सहज और आध्यात्मिक खेल की तरह देखा, और सुधीर खास्तगीर ने अलग अलग मीडियम्स के जरिए जीवन की भावनाओं को आवाज दी। तो कुल मिलाकर इन तीनों कलाकारों ने मॉडर्न इंडियन आर्ट की परिभाषा को और भी बड़ा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि भारतीय कलाकार अपनी परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए भी ग्लोबल टेक्निक्स और अपने पर्सनल एक्सप्रेशन को अपना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक कलाकार की सच्ची अभिव्यक्ति का रास्ता क्या है? परंपरा को निभाना या उसे चुनौती देकर कुछ नया बनाना? मुकुल डे, मनीषी डे और सुधीर खास्तगीर की कहानियां हमें बताती हैं कि शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। सोचिए कि कला एक नदी की तरह है जिसकी कई अलग अलग धाराएं होती हैं। आज हम भारतीय चित्रकला की ऐसी ही दो बहुत ही खास धाराओं की कहानी में उतरेंगे। दो रास्ते जो थे तो अलग, लेकिन दोनों ने मिलकर भारतीय कला की विरासत को बहुत ही खूबसूरत बनाया। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे।
हम राजस्थानी कला की गहरी जड़ों से शुरू करेंगे, फिर बंगाल स्कूल की क्रांतिकारी विचारों तक पहुंचेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन दोनों ने भारतीय कला का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, भारतीय कला का इतिहास सिर्फ कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स का कलेक्शन नहीं है। ये उस दौर के समाज और समय का एक आईना है। इसमें एक तरफ हमें अपनी परंपरा को बचाने की कोशिश दिखती है, तो दूसरी तरफ उसे एक नया रूप देने की जिद भी नजर आती है। तो चलिए, हमारी कहानी का पहला पड़ाव है राजस्थानी चित्रकला। ये वो कला है जिसमें आपको राजस्थान की मिट्टी की, वहाँ की संस्कृति की असली खुशबू मिलेगी। राजस्थानी स्कूल की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या थी? उसकी अपनी असलियत, उसकी मौलिकता। उस दौर में जब चारों तरफ मुगल दरबार की कला का जोर था, राजस्थानी कला अपनी जड़ों से जुड़ी रही और इसी वजह से वो अपनी एक अलग पहचान बना पाई। और इनके चित्रकार बनाते क्या थे? अरे, उनका कैनवस तो बहुत ही बड़ा था। राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों से लेकर महाभारत की लड़ाइयों तक, शाही महलों की जिंदगी से लेकर एक आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन तक, सब कुछ रंगों में उतर आता था। वैसे हर कला के पीछे एक कलाकार की कहानी जरूर होती है। तो चलिए, इस कला को और करीब से महसूस करने के लिए राजस्थानी स्कूल के एक महान कलाकार की जिंदगी की कहानी सुनते हैं। 75 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी 75 साल सिर्फ रंगों और ब्रश के नाम कर दिए। ये एक तपस्या है और यही समर्पण उनकी कला को इतना महान बनाता है। उनकी कला का ये सफ़र 1928 में शुरू हुआ, जब भारत का माहौल बिल्कुल अलग था, और ये सिलसिला 2003 तक चलता रहा। इस लंबे सफ़र में उन्होंने सिर्फ कला ही नहीं बनाई, बल्कि अपनी आंखों के सामने इतिहास को बदलते हुए भी देखा। और उनके इस असाधारण काम को देश ने भी खूब सराहा। राजस्थान ललित कला अकादमी से लेकर पद्मश्री तक हर बड़े सम्मान ने उनकी कला की इस विरासत पर एक पक्की मोहर लगा दी। चलिए, अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं बंगाल। यहाँ कला एक शांत नदी नहीं थी, यहाँ कला एक क्रांति थी, एक आंदोलन, और इस आंदोलन का नाम था बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल के आने से पहले भारतीय कला में एक अजीब सा सन्नाटा था, एक ठहराव का दौर था। ऐसा लग रहा था मानो पुराने रास्ते धुंधले पड़ गए हैं और कोई नया रास्ता दिख ही नहीं रहा। और इस पूरी कहानी के जो सूत्र हैं, वो हमें ऐसे ही दस्तावेजों से मिलते हैं। ये उस दौर के असली गवाह हैं। तो उस दौर का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? ये संघर्ष था भारतीय और पश्चिमी कला के बीच। ब्रिटिश राज की वजह से यूरोपीय एकेडमिक स्टाइल हर जगह हावी हो रहा था, और इसी के जवाब में बंगाल स्कूल ने एक राष्ट्रवादी बिगुल फूंका। उनका मकसद था भारतीय कला की असली आत्मा को फिर से जिंदा करना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नए आंदोलन ने प्रेरणा भविष्य में नहीं, बल्कि अतीत में खोजी। वो मुड़े अपनी जड़ों की तरफ, मुगल और अजंता की महान कला परंपराओं की तरफ, ताकि वहां से कुछ सीख कर कुछ नया बना सके। बंगाल स्कूल एक चमकते हुए सितारे की तरह उभरा। इसने पूरे कला जगत को रोशन कर दिया। लेकिन जितनी तेजी से ये चमका, उतनी ही तेजी से इसकी रोशनी फीकी भी पड़ने लगी। आइए इसके बनने और बिखरने की कहानी को समझते हैं। ये टाइमलाइन इस आंदोलन की पूरी कहानी खुद बयां करती है। 1905 से 1920 का जो दौर था, वो इसका सुनहरा वक्त था। लेकिन 1920 के बाद बदलते समय और नए विचारों की ऐसी लहर आई कि ये आंदोलन थोड़ा पीछे रह गया। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी समय की तेज रफ्तार। कला, समाज, देश, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था, और बंगाल स्कूल शायद इन बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका। तो अब तक हमने दो अलग अलग धाराओं को देखा। एक परंपरा को बचा रहा था, तो दूसरा क्रांति कर रहा था। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं, तो भारतीय कला की कैसी तस्वीर बनती है? ये टेबल दोनों स्कूलों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। राजस्थानी स्कूल अपनी स्थानीय जड़ों को बचाने में लगा था, तो बंगाल स्कूल विदेशी प्रभाव के खिलाफ एक नई राष्ट्रीय पहचान बना रहा था। दोनों के रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, भारतीय कला को और भी ज्यादा समृद्ध बनाना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यही है कि भारतीय कला के लिए ये दोनों ही आंदोलन बेहद जरूरी थे। एक ने हमारी कला की प्राचीन जड़ों को सूखने से बचाया, तो दूसरे ने भविष्य की कला के लिए एक नई जमीन तैयार की।
और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि किसी भी राष्ट्र की कला उसकी आत्मा को आखिर कैसे परिभाषित करती है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। सोचिए, क्या एक अकेला कलाकार पूरे देश की कला की दिशा बदल सकता है? सुनने में बड़ा सवाल लगता है ना? लेकिन आज हम नंदलाल बोस की कहानी के जरिए यही देखने वाले हैं कि कैसे एक इंसान की सोच ने, उसकी नज़र ने मॉडर्न इंडियन आर्ट को एक नई पहचान दी। तो सवाल उठता है कि किसी भी देश की उसकी कला की पहचान आखिर बनती कैसे है? और ये कोई किताबी सवाल नहीं था, बिल्कुल नहीं। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के कलाकारों के लिए तो ये एक तरह से वजूद का सवाल बन गया था। एक तरफ थी उनकी जड़ें, उनकी परंपरा, और दूसरी तरफ था आने वाला कल। अच्छा, तो हमारी ये जो पूरी कहानी है, इसका बेसिस क्या है? वो है ये दस्तावेज। ये हमें उस दौर के कला के संघर्ष और जुनून की एक झलक देता है। मतलब ये हमें सीधा उस क्रांति के बीचों बीच ले जाता है जिसने मॉडर्न इंडियन आर्ट की शक्लें हमेशा के लिए बदल दी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि भारतीय कला ने वो नया मोड़ कैसे लिया, फिर बंगाल स्कूल की विरासत को समझेंगे। इसके बाद मिलेंगे नंदलाल बोस से, जानेंगे कि उनकी कला ने कैसे एक नई दिशा पकड़ी, और आखिर में देखेंगे उनकी वो अमिट छाप जो आज भी हमारे साथ है। मतलब हम एक बड़े आर्ट मूवमेंट से शुरू करके एक कलाकार की कहानी में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारतीय कला का नया मोड़। और इसके लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी की शुरुआत में। जरा सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब इंडियन आर्ट एक चौराहे पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस रास्ते पर जाना है। और इसी उथल-पुथल के बीच एक राष्ट्रवादी लहर उठती है, और इसी लहर से जन्म होता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का। जानते हैं इसका मकसद क्या था? सिर्फ एक, जो विदेशी औपनिवेशिक कला थी उसकी बेड़ियों को तोड़ फेंकना, और एक ऐसी कला को जन्म देना जो दिल से, आत्मा से पूरी तरह से भारतीय हो। चलिए अब बात करते हैं बंगाल स्कूल की विरासत की, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। इस आंदोलन के अंदर ही एक और संघर्ष शुरू हो गया, एक तरह की क्रिएटिव लड़ाई, जिसने उस वक्त के कलाकारों को दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर खींचना शुरू कर दिया। तो कलाकारों के सामने दो रास्ते थे, दो विकल्प। एक तरफ था मॉडर्न नजरिया कि भाई दुनिया भर की नई इंटरनेशनल टेक्निक्स को अपनाओ, आगे बढ़ो, और दूसरी तरफ अपनी जड़ों की तरफ लौटो। राजपूत, पहाड़ी, अपभ्रंश जैसी हमारी जो पारंपरिक कला है उसे फिर से जिंदा करो। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन फिर एक नई पीढ़ी सामने आई, कुछ साहसी और दृढ़ विश्वासी कलाकार। उन्होंने कहा, हम इन दोनों में से एक रास्ता क्यों चुने? क्यों ना इन दोनों को मिलाकर एक नया, अपना तीसरा रास्ता बनाया जाए। और जानते हैं इस ग्रुप को लीड कौन कर रहा था? एक नाम, नंदलाल बोस। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे हीरो से, नंदलाल बोस, शिष्य जो गुरु बन गया। तो आखिर कौन थे नंदलाल बोस? शुरुआत में वो बंगाल स्कूल के फाउंडर अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक शिष्य बनकर नहीं रहे। 1882 में खड़गपुर, बिहार में इनका जन्म हुआ। देखिए, नंदलाल बोस सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक शिक्षक थे, और कुछ लोग तो उन्हें एक तपस्वी भी कहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कला को ही अपनी साधना बना लिया था। उनके करियर पर एक नज़र डालें तो उनका प्रभाव साफ दिखता है। 1919 में वो शांति निकेतन चले गए, जो उस वक्त आर्ट और कल्चर का हब था। फिर 1922 आते आते वो वहां कला भवन के हेड बन गए। सोचिए, 1937-38 में उन्होंने कांग्रेस के सेशंस के लिए पंडाल तक सजाए, और फिर 1951 में रिटायर हुए। मतलब एक तरफ उन्होंने कलाकारों की पूरी पीढ़ी तैयार की, और दूसरी तरफ उनकी कला आज़ादी की लड़ाई का भी एक अहम हिस्सा बनी। तो अब आते हैं बोस की आर्टिस्टिक जर्नी पर। कैसे उन्होंने अपना एक बिल्कुल अनोखा रास्ता बनाया। ये कहानी है इस बात की कि उन्होंने अपने सारे अनुभवों को मिलाकर एक ऐसी स्टाइल कैसे बनाई जो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी थी। उनकी जो यात्रा थी ना, इसके 3 बड़े पड़ाव थे। पहला, शुरुआती काम। उन्होंने अजंता की गुफाओं में जाकर पुराने म्यूरल्स की कॉपी की और रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के लिए तस्वीरें बनाई। दूसरा पड़ाव था दुनिया देखना। वो टैगोर के साथ बर्मा, चीन, जापान, श्रीलंका, पूरे एशिया घूमे। और तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, शांति निकेतन,
यहीं पर उन्हें वो नई प्रेरणा और दिशा मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके जो शुरुआती काम थे, जैसे सती, शिव का विषपान, भीष्म, ये सब वॉश टेक्निक में बने थे। आप देखेंगे कि इनमें उन्होंने भारतीय माइथोलॉजी और इतिहास से बहुत प्रेरणा ली है। लेकिन ये सिर्फ कहानियों की तस्वीरें नहीं थीं। नहीं, ये असल में भारतीय पहचान के असली सार को, उसके एसेंस को पकड़ने की एक जबरदस्त कोशिश थी। जैसा कि कहा गया है, शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर का साथ मिलना, इसने उन्हें एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा दी, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। टैगोर के साथ उनकी जो बातें होती थी, उसने उनकी कला को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ कोई नई टेक्निक सीखने जैसा नहीं था, नहीं, ये तो दुनिया को देखने का ही एक नया नजरिया मिल जाने जैसा था। और अब आखिर में बात करते हैं बॉस की उस अमिट छाप की, उनकी विरासत की, जो वो हमारे लिए छोड़कर गए। और उनकी लेगेसी सिर्फ उनकी पेंटिंग्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस सम्मान में भी दिखती है जो इस देश ने उन्हें दिया। साल था 1954। इस साल उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये एक तरह से पूरे देश की तरफ से एक स्वीकृति थी, एक एक्नॉलेजमेंट था कि हाँ, इनकी कला ने भारत की पहचान बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। और सम्मानों के लिस्ट देखिए जरा। 1950 में BHU से डीलिट, 1952 में विश्व भारती से देशिकोत्तम, फिर 1954 का पद्म विभूषण। और ये सिलसिला रुका नहीं। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से डीलिट, रविंद्र शताब्दी मेडल, मतलब सिर्फ सरकारी नहीं, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भी उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान दिए। इससे एक कलाकार के तौर पर उनके ऊंचे कद का अंदाजा लगता है। तो उनकी विरासत आज भी हमारे बीच है, जिंदा है। उनकी जो बेशकीमती काम है, वो आज भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों की शान है। एक तरह से ये एक परमानेंट रिमाइंडर है कि कैसे एक इंसान की सोच, उसकी नज़र आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकती है। चाहे आप नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जाएं, या कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में, या फिर शांति निकेतन के उस शांत माहौल में, हर जगह उनकी कला आज एक राष्ट्रीय धरोहर है। एक ऐसी धरोहर जिसकी गूंज आज भी पूरे देश में सुनाई देती है। तो चलिए हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। एक कलाकार की नज़र किसी देश की पहचान को कैसे गढ़ सकती है। नंदलाल बोस की कहानी हमें यही तो दिखाती है कि एक आर्टिस्ट की नज़र सिर्फ कैनवस पर कुछ रंग नहीं भरती, नहीं, ये तो एक पूरे देश की आत्मा का आईना बन सकती है। एक ऐसी पहचान बना सकती है जो उसकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाए। है ना ये एक कमाल का आइडिया? सोचिए, कोई कलाकार मशहूर होने के लिए वो सब कुछ भुला दे जो उसने सीखा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही कहानी है जामिनी रॉय की, जिन्होंने अपनी जड़ों की ओर लौटकर भारतीय कला का चेहरा ही बदल दिया। तो जामिनी रॉय की इस कला यात्रा को समझने के लिए हमें दो अलग अलग दुनियाओं में झांकना होगा। एक तरफ थी उनकी ट्रेनिंग और दूसरी तरफ उनकी असली प्रेरणा। चलिए इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कामयाब आर्टिस्ट ने अपनी जमी जमाई स्टाइल को छोड़कर एक बिल्कुल ही नया रास्ता पकड़ लिया? क्यों? और देखिए, यही उनकी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। एक तरफ तो उनकी ट्रेनिंग थी एकदम वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल वाली, और दूसरी तरफ उनकी प्रेरणा वो आई एकदम देसी बंगाल की लोक कला से। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुव और एक कलाकार। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, उस रास्ते से जो उन्होंने सीखा था। जामिनी रॉय ने अपनी पढ़ाई की कोलकाता के नामी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से। अब वहां उन्हें क्या सिखाया गया? एकदम क्लासिकल वेस्टर्न तरीके, ऑयल पेंटिंग और वो सारी तकनीकें जो यूरोप में सिखाई जाती थी। तो पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह काम शुरू किया। शुरुआत में वो सब कुछ कर रहे थे जो उस जमाने में एक ट्रेंड आर्टिस्ट करता था, जैसे कमर्शियल लिथोग्राफर का काम, ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन करना, अमीर लोगों के पोर्ट्रेट बनाना और खूबसूरत लैंडस्केप्स पेंट करना। मतलब करियर एकदम सेट था, सफल था। पर शायद उन्हें इसमें वो बात नहीं मिल रही थी जिसे वो अपनी आवाज कह सकें। और फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, वो मोड़ जब उन्होंने इस बने बनाए रास्ते को और इन सभी परंपराओं को छोड़ने का फैसला किया। ये बात है करीब 1910 की। ये वो साल था जिसने उनकी आर्टिस्टिक जर्नी का रुख ही मोड़ दिया, हमेशा के लिए। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं था। ये एक सोचा समझा फैसला था।
देखिए, उस दौर में स्वदेशी आंदोलन का भी जोर था और बहुत से आर्टिस्ट एक इंडियन स्टाइल की तलाश में थे। जामिनी रॉय के लिए ये एक हिम्मत भरा कदम था, अपनी पूरी फॉर्मल ट्रेनिंग को पीछे छोड़कर अपनी संस्कृति की जड़ों से दोबारा जुड़ने का। तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी। अब सवाल ये है कि वो गए कहाँ? प्रेरणा के लिए उन्होंने किस दुनिया का दरवाजा खटखटाया? वो लौटे अपनी जड़ों की तरफ। जामिनी रॉय का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के बांकुरा में, एक ऐसी जगह जो लोक कला, आदिवासी कल्चर और वहां की मान्यताओं से भरी पड़ी थी। असल में ये सब तो उनके खून में था। वो बचपन से ही इन चीजों की तरफ खिंचे चले आते थे। और इसी प्रेरणा से जन्म हुआ एक बिल्कुल ही नई, एक अनोखी स्टाइल का। एक ऐसी स्टाइल जिसमें एक ताजगी थी, एक कमाल की सिंप्लिसिटी थी और उसमें धड़कती थी लोक कला की आत्मा। उनकी लाइनें देखिए, कितनी सिंपल हैं लेकिन इमोशन से भरपूर। और जानते हैं ये प्रेरणा आई कहां से? रोजमर्रा की चीजों से। काली घाट की पेंटिंग्स की वो मोटी बोल्ड लाइनें, मंदिरों के टेराकोटा पैनल्स पर बनी कहानियां, पूजा की मूर्तियां, बच्चों के मिट्टी के खिलौने, घरों में बनने वाली अल्पना, अरे यहां तक कि कांथा की बुनी हुई चटाइयों से भी उन्होंने प्रेरणा ली। इन्हीं सब ने मिलकर उनकी इस नई स्टाइल की नींव रखी। तो ये जो बदलाव था, ये सिर्फ स्टाइल का नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक फिलॉसफी थी। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। जामिनी रॉय अपनी कला को सिर्फ पेंटिंग नहीं मानते थे। उनके लिए ये सरल और सच बयां करती कविताएं थीं। मतलब उनकी आर्ट में एक इंसानियत थी, एक ऐसा एहसास था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। और जब वो अपना रास्ता ढूंढ रहे थे, तब उन्हें अपनी प्रेरणा मिली एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, बच्चे मेरे गुरु हैं। सोचिए, उन्होंने बच्चों की मासूमियत और उनकी बेफिक्र कला में अपना रास्ता ढूंढ लिया। उनकी एक बहुत मशहूर बात है जो उनकी कला को पूरी तरह बयां कर देती है। वो कहते थे, जैसे बच्चा हो उसे गोदी में ले लेते हैं, ऐसे ही मेरी कला है। मतलब उनकी कला उतनी ही सहज, उतनी ही प्यारी और सच्ची है जिसे कोई भी अपना सकता है, समझ सकता है। और यही उनका सबसे गहरा विश्वास था कि हम सबके अंदर जो असली आत्मा है ना, वो एक बच्चे की है और सच्ची कला उसी बच्चे से जाके बात करती है, उसी से जुड़ती है। तो इस पूरी यात्रा का, इस बदलाव का आखिर नतीजा क्या निकला? कला की दुनिया पर इसका क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं। देखिए, जामिनी रॉय की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल को नकार कर अपनी लोक कला को अपनाकर मॉडर्न आर्ट का एक बिल्कुल नया, एक खालिस भारतीय रूप तैयार किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं होता। और अंत में उनकी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। कला की असली ताकत क्या है? बहुत मुश्किल टेक्निक्स में, या फिर दुनिया को एक बच्चे की नज़रों से देखने की उस मासूमियत में? जामिनी रॉय का काम हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। मॉडर्न आर्ट के दो ऐसे महारथियों की जिनके बारे में जानकर ऐसा लगता है कि वो एक ही मंजिल के दो अलग अलग रास्ते थे। हम बात कर रहे हैं जामिनी रॉय और रवींद्रनाथ टैगोर की। दोनों ने ही इंडियन आर्ट को एक बिल्कुल नई पहचान दी, लेकिन उनके तरीके भाई एक दूसरे से एकदम जुदा थे, जैसे कला की दुनिया के दो अलग अलग किनारे। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर एक आर्टिस्ट बनता कैसे है? क्या परंपरा को निभाने से या फिर उसे तोड़ देने से? यही वो सवाल है जो जामिनी रॉय और रवींद्रनाथ टैगोर की कहानियों का, आप कह सकते हैं, सार है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर जब भारत की कला अपनी असली पहचान ढूंढ रही थी। एक कश्मकश का माहौल था और ठीक उसी वक्त इन दो मास्टर्स ने ये बीड़ा उठाया कि वो एक ऐसी कला को जन्म देंगे जो सच्ची हो, अपनी हो, भारतीय हो। उस समय इंडियन आर्ट सीन में ना एक तरह का टकराव चल रहा था। अलग अलग स्टाइल्स आपस में टकरा रहे थे और सबको ये महसूस हो रहा था कि जो वेस्टर्न स्टाइल है, जो अकेडमिक तरीका है, उससे हटकर कुछ नया करने की, एक नई दिशा पकड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहीं एंट्री होती है जामिनी रॉय की। उन्होंने एक बहुत सोचा समझा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि वो विदेशीपन से दूर हटेंगे और अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे, प्रेरणा खोजेंगे भारत की अपनी लोक कला में, गांव की कला में। तो ये लोक कला क्या है? यह है आम लोगों की कला, वो आर्ट जो हमारे गांव में, हमारी परंपराओं में जिंदा थी। यही रॉय के नए स्टाइल की बुनियाद बनी। एक तरह से उन्होंने कला को बड़े बड़े घरों से निकालकर आम इंसान तक पहुंचा दिया। और देखिए, ये सिर्फ प्रेरणा लेने वाली बात नहीं थी। रॉय अपनी कला को लेकर बहुत ईमानदार थे।
उन्होंने फैक्ट्री में बने इंडस्ट्रियल रंगों को छोड़ दिया और अपनाया उन रंगों को जो गांव में इस्तेमाल होते थे, खनिज और पेड़ पौधों से बने रंग, मतलब पूरी तरह से देसी। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि रॉय की कला में वो कौन से खास तत्व थे, वो क्या चीजें थीं जिन्होंने उनके काम को इतना अलग, इतना यूनिक बना दिया। सबसे पहले तो उनकी पेंटिंग्स बिल्कुल फ्लैट होती थीं, जिसे कहते हैं समतल आरेखन, मतलब कोई लाइट और शेड का चक्कर नहीं। फिर आती थीं वो मोटी गहरी काली आउटलाइंस जो हर शेप को एक अलग पहचान देती थीं। रंग बिल्कुल चटकीले, प्राइमरी कलर्स, और सबसे बड़ी पहचान उनकी पेंटिंग्स की वो बड़ी बड़ी बोलती हुई आंखें। इतना ही नहीं, उनके बनाए हाथ पैर देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी लकड़ी पर नक्काशी की गई हो। अब इस तस्वीर में देखिए, वो सारी चीजें एक साथ नजर आ रही हैं। ये सिर्फ अलग अलग टेक्निक्स नहीं थीं, ये अपने आप में एक पूरी आर्ट की भाषा थी। मोटी लाइनों से सादगी भी आई और ताकत भी, और फ्लैट कलर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने वेस्टर्न रियलिज्म को सीधे सीधे चुनौती दे दी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत साहसी बयान था। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक तरफ थे जामिनी रॉय, जिनका रास्ता बिल्कुल सोचा समझा था, और दूसरी तरफ इनसे एकदम उलट थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी आर्टिस्ट बनने की कहानी भाई किसी ने सोची भी नहीं होगी। जरा सोचिए, 68 साल, जी हां 68 की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तब दुनिया के सबसे बड़े कवियों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग ब्रश उठाया। उनके बारे में एक बड़ी मजेदार बात कही जाती है कि उनका ब्रश किसी भी तरह के आर्ट के डिसिप्लिन को नहीं जानता था। और सुनिए, ये उनकी कोई कमी नहीं, बल्कि यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका काम एकदम दिल से निकला हुआ था, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी नियम कानून के। हाँ, ये सच है कि टैगोर ने पेंटिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनके घर का माहौल ही ऐसा था। सोचिए, एक ऐसा घर जहां दुनिया भर के फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट का आना जाना लगा रहता हो, तो वो जो एक क्रिएटिव माहौल था ना, उसका असर उनके काम पे पड़ना तो लाजमी था। तो ये तो थे उनके रास्ते। अब बात करते हैं उनकी विरासत की। दोनों ही कलाकारों को बहुत सम्मान मिला, खास तौर पर जामिनी रॉय को, और इसी सम्मान ने उन्हें मॉडर्न इंडियन आर्ट के दिग्गजों में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। अगर हम जामिनी रॉय के करियर पर नजर डालें तो 1929 से लेकर 1947 तक उन्होंने मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट और फोरमन क्रिश्चियन कॉलेज जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर काम किया, और फिर 1955 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है। बात सिर्फ देश तक ही नहीं रुकी, उनके काम को पूरी दुनिया में पहचान मिली। कोलकाता से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क तक में उनके सोलो एग्जीबिशंस हुए, और आज अगर कोई उनके काम को देखना चाहे तो नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में जाकर देख सकता है। तो अब तक की कहानी से ये तो साफ है कि हमारे सामने मॉडर्न बनने के दो एकदम अलग रास्ते हैं, एक जो परंपरा से होकर गुजरता है और दूसरा जो मन की आवाज से निकलता है। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। प्रेरणा की बात करें तो जामिनी रॉय ने लोक जीवन और अपनी देश की परंपराओं में प्रेरणा ढूंढी, वहीं टैगोर के लिए प्रेरणा उनके अंदर से आई, उनकी अपनी फीलिंग से। रॉय का रास्ता था परंपरा की तरफ सोच समझकर लौटना, तो टैगोर का रास्ता था हर परंपरा से आज़ादी पाना। एक का तरीका डिसिप्लिन और मेथड वाला था, तो दूसरे का एकदम बिंदास, बिना किसी ट्रेनिंग के, दिल की सुनने वाला। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है कि रास्ते इतने अलग होने के बावजूद दोनों की मंजिल एक ही थी। दोनों ने ही एक ऐसी नई, सच्ची और मॉडर्न इंडियन आर्ट बनाई जिसने पुराने सारे तौर तरीकों को तोड़ कर रख दिया। और यहीं पर मैं ये कहानी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ रहा हूं कि कला में जो ओरिजिनलिटी होती है, जो नयापन होता है, वो आता कहां से है? क्या पुराने तरीकों पर मास्टरी हासिल करने से, या फिर सब कुछ पुराना छोड़कर बिल्कुल नए रास्ते बनाने से? सोचिएगा जरूर। चलिए आज बात करते हैं दो ऐसे आर्टिस्ट्स की जिन्होंने इंडियन आर्ट को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने मॉडर्न इंडियन आर्ट को कह सकते हैं एक नई जान दी। ये हैं यामिनी रॉय और रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों के सामने ना एक बहुत बड़ा सवाल था। एक आर्टिस्ट कुछ ऐसा कैसे बनाए जो सच में नया हो और साथ ही पूरी तरह से भारतीय भी हो? और मजे की बात यह है कि दोनों ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलकर खोजा, पर मंजिल एक ही थी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम उस दौर को समझेंगे कि उस समय आर्ट की दुनिया में चल क्या रहा था,
फिर हम इन दोनों कमाल के आर्टिस्ट्स के यूनिक स्टाइल में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इनके अलग-अलग रास्ते एक ही मंजिल पर आके मिल जाते हैं। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त ना इंडियन आर्ट की दुनिया एक चौराहे पर खड़ी थी। एक तरफ से वेस्टर्न स्टाइल का असर था और दूसरी तरफ हमारी अपनी हजारों साल पुरानी परंपराएं थीं। तो सीन ये था कि आर्ट वर्ल्ड में एक तरह की खींचतान चल रही थी। आर्टिस्ट कुछ नया करना चाहते थे, एक ऐसी आर्ट बनाना चाहते थे जो ना तो बस वेस्ट की नकल हो और ना ही सिर्फ पुराने तौर तरीकों को दोहरा रही हो। उन्हें तलाश थी किसी ऐसी चीज की जो असली हो, अपनी हो। और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है यामिनी रॉय की, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने जो कुछ भी आर्ट स्कूल में सीखा था ना, उसे जानबूझकर पीछे छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि वो प्रेरणा के लिए कहाँ गए? उन्होंने शहरों के आर्ट स्टूडियोज से मुंह मोड़ा और गांव की तरफ देखा। बंगाल की लोक कला यानी फोक आर्ट में उन्हें वो सादगी और वो एनर्जी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। जब हम रॉय की पेंटिंग देखते हैं ना, तो कुछ चीज़ें फौरन नजर आती हैं। वो मोटी मोटी काली लाइनें, चटक ब्राइट रंग और एकदम फ्लैट सतहें। यहाँ लाइट और शैडो का कोई खेल नहीं है। उनकी बनाई गई शक्लों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और उनमें एक सॉलिड मूर्तिकला जैसा फील आता है जो सीधे सीधे फोक आर्ट और लकड़ी की नक्काशी से इंस्पायर्ड है। और पता है, रॉय के एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्टाइल तक ही नहीं रुके थे। उन्होंने कैनवस को छोड़कर कागज, कपड़े और यहां तक कि मिट्टी के बर्तनों पर भी पेंटिंग की। इससे उनका आर्ट आम लोगों और उनकी रोज की जिंदगी के और भी करीब आ गया। और उनका असर वो बहुत दूर तक फैला। उन्होंने लाहौर में कलाकारों की एक पूरी पीढ़ी को पढ़ाया, दिल्ली आकर शिल्पी चक्र शुरू किया और 1955 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये सब बताता है कि उनका योगदान कितना बड़ा था। अच्छा, तो ये तो थी यामिनी रॉय की कहानी। अब आते हैं रबींद्रनाथ टैगोर पर, और इनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है, एकदम अनूठी। जरा इस नंबर को देखिए, 68, 68। सोचिए, ये वो उम्र थी जब रबींद्रनाथ टैगोर ने सीरियसली पेंटिंग करना शुरू किया। वो पहले से एक वर्ल्ड फेमस राइटर, पोएट और थिंकर थे। एक ऐसी क्रिएटिविटी थी जो जिंदगी में बहुत बाद में एक विस्फोट की तरह बाहर आई। यामिनी रॉय के बिल्कुल उलट, टैगोर ने कभी आर्ट की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन वो पले बड़े एक ऐसे परिवार में जहां चारों तरफ फिलॉसफर, स्कॉलर और आर्टिस्ट थे। उनका घर ही अपने आप में एक आर्ट सेंटर था और इसी माहौल ने उनकी सोच को आकार दिया। उनकी पेंटिंग किसी रूल बुक को फॉलो नहीं करती थी। वो किसी भी नियम या टेक्निक में बंधी हुई नहीं थी। ये तो बस उनके मन की गहराइयों से निकली एक स्पॉन्टेनियस, एक आज़ाद आवाज़ थी। तो उनकी आर्ट की समझ किसी क्लासरूम से नहीं, बल्कि उनके अपने घर के माहौल से आई थी। ये वो सीख थी जो उन्हें बातचीत से, चीज़ों को देखने से और खुद अपने अंदर झांकने से मिली थी। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, है ना? एक तरफ वो आर्टिस्ट जिसने अपनी जड़ों को फिर से खोजने के लिए सीखी हुई कला को छोड़ दिया, और दूसरी तरफ वो जिसने कुछ भी फॉर्मली सीखे बिना जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आर्ट बनाना शुरू किया। उनके अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। रॉय ने बाहर की दुनिया मतलब लोक परंपराओं से प्रेरणा ली और उनका तरीका बहुत ही डिसिप्लिन था। वहीं टैगोर ने अपने अंदर की दुनिया को खंगाला। उनकी कला उनके मन से निकली एक स्पॉन्टेनियस और एक्सपेरिमेंटल चीज थी। लेकिन इतने सारे फर्क होने के बावजूद एक चीज थी जिस पर दोनों पूरी तरह सहमत थे: नकल नहीं करनी। दोनों ही किसी बेजान नकल के खिलाफ थे। वे इंडियन आर्ट के लिए एक ऐसी नई मॉडर्न पहचान बनाना चाहते थे जो असली हो, जिसमें जान हो और जिसका कोई मतलब हो। तो आखिर में ये सवाल बचता है, रॉय और टैगोर की कहानियों से हम सीखते क्या हैं? क्या परंपरा और मौलिकता दो अलग अलग चीजें हैं? क्या कुछ नया बनाने के लिए पुराने को पूरी तरह छोड़ देना जरूरी है, या फिर हमारे विरासत ही हमें कुछ नया करने का रास्ता दिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है। रबींद्रनाथ टैगोर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? यही ना कि वो एक महान कवि थे, फिलॉसफर थे, नोबेल प्राइज विनर थे। बिल्कुल सही। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनकी एक और दुनिया थी? रंगों और लकीरों की दुनिया। जी हां, आज हम बात करेंगे टैगोर की, एक पेंटर के तौर पर। तो यही तो सवाल है, क्या हम उस टैगोर को भी जानते हैं जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आकर कलम की जगह ब्रश उठा लिया था? चलिए, आज उनके इसी कमाल के और थोड़े हैरान करने वाले आर्टिस्टिक सफर पर चलते हैं।
हाँ, पर पेंटिंग की दुनिया में आने से पहले वो तो शब्दों के जादूगर थे, है ना? दुनिया उन्हें इसी वजह से जानती थी। तो एक बार जल्दी से उनकी उस पहचान को याद कर लेते हैं जिसने उन्हें ग्लोबल आइकॉन बनाया। अब ये चेहरा, इसे कौन नहीं जानता। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक नाम थोड़ी है, वो लिटरेचर की दुनिया भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। एक ऐसी शख्सियत जिनकी लिखी बातों ने न जाने कितनी पीढ़ियों को राह दिखाई। और सोचिए जरा, पेंटिंग का तो ख्याल भी नहीं था उससे बहुत पहले। वो एजुकेशन और लिटरेचर में एक रेवोल्यूशन ला चुके थे। देखिए ना, 1901 में शांति निकेतन की शुरुआत की, 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला, फिर कला भवन बनाया। मतलब उनकी पूरी दुनिया ही शब्दों और पढ़ाई लिखाई के आसपास घूम रही थी। तो फिर सवाल उठता है, इतना बड़ा, इतना स्थापित लेखक अचानक पेंटिंग कैसे करने लगा? और इसकी कहानी भी ना उनकी पेंटिंग्स की तरह ही बड़ी दिलचस्प है। चलिए पता लगाते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये सब ना बहुत ही नेचुरली शुरू हुआ। होता क्या था कि जब वो अपनी कविताएं या कोई लेख लिखते थे तो अगर कुछ गलत हो जाता तो उसे काटते थे और उन कटी हुई लाइनों को, उन मिटाई हुई चीज़ों को आपस में जोड़ने लगे। और देखते ही देखते उन डूडल्स से अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगी। मतलब जो मिटाया जा रहा था उसी से एक नई कला पैदा हो रही थी। फिर आया साल 1924। अर्जेंटीना में उनकी मुलाकात हुई विक्टोरिया ओकाम्पो से। उन्होंने टैगोर की मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये डूडल्स देखे और कहा, अरे ये तो सिर्फ काटापीटी नहीं है, ये तो आर्ट है। बस यही वो एक पर था, वो चिंगारी थी जिसने टैगोर के अंदर के पेंटर को जड़ा दिया। और उस एक कॉम्प्लीमेंट ने, उस पहचान ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। टैगोर ने इस नए काम को इतनी सीरियसली लिया कि उन्होंने लिखना पढ़ना एक तरफ किया और बस दिन रात पेंटिंग में डूब गए। ये उनके लिए एक नया जुनून बन गया था। और इसके बाद तो जैसे क्रिएटिविटी का एक धमाका ही हो गया। सोचिए, लगभग 68 साल की उम्र में उन्होंने पेंटिंग शुरू की और अगले 10 साल से भी कम में उन्होंने आर्ट का एक पूरा खजाना बना डाला। सिर्फ 10 साल में, यकीन होता है। 1930 में पेरिस में उनकी पहली एग्जीबिशन लगी और 1941 तक तो उन्होंने हजारों पेंटिंग्स बना दी थीं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी हर पेंटिंग मानो अपने आप में एक अलग ही कहानी कहती थी, एक अलग दुनिया थी। एक और खास बात थी, वो सामने देखकर कुछ नहीं बनाते थे। उनकी जो पेंटिंग्स थी ना, वो उनके मन में बसी यादों का, उनके अंदर की फीलिंग्स का एक एक्सप्रेशन थी। मतलब उनके अंदर की दुनिया बाहर कैनवस पर उतर रही थी। और यही चीज उनकी पेंटिंग्स को इतना रहस्यमयी और गहरा बनाती है। और उनका स्टाइल, वो भी एकदम अलग, बिल्कुल ओरिजिनल था। उनकी पूरी कला 2 चीजों पर टिकी थी, डॉट्स और एंगल्स। वो इन डॉट्स को रिदम वाली लाइनों से जुड़ते थे। और वो सिर्फ पेन या ब्रश ही नहीं, बल्कि अपनी उंगली से, कपड़े के टुकड़े से स्याही फैलाकर शेप्स बनाते थे। उनकी पेंटिंग्स में आपको कोई पर्सपेक्टिव, कोई गहराई नहीं दिखेगी, इसीलिए वो एकदम सपने जैसी लगती हैं। काफी हद तक बच्चों की ड्राइंग जैसी, एकदम दिल से निकली हुई, बिना किसी बनावट के। तो आखिर में टैगोर की इस आर्टिस्टिक लेगेसी को हम कैसे देखें? ये उनके जीवन का कोई छोटा मोटा साइड चैप्टर नहीं है। नहीं, ये उनकी क्रिएटिव जीनियस का एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सच तो ये है कि उनकी पेंटिंग उनकी पोइट्री का ही एक एक्सटेंशन थी। ये उसी क्रिएटिव दिमाग की एक और भाषा थी। शायद जहां शब्द कम पड़ जाते थे, वहां रंग और रेखाएं बोलने लगती थीं। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो सोचा समझा नहीं था, बस अंदर से निकलकर कैनवस पर आ गया था। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। टैगोर का ये सफ़र हमें क्रिएटिविटी, पैशन और उम्र के बारे में क्या सिखाता है? क्या वाकई क्रिएटिव होने की कोई सही उम्र होती है, या फिर ये एक ऐसी आग है जो किसी भी उम्र में कभी भी भड़क सकती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। भारतीय कलाकार की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने कला की दुनिया में, आप कह सकते हैं, एक क्रांति ही ला दी थी। और कमाल की बात यह है कि वो एक बहुत ही मशहूर परिवार से तो थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता, अपनी पहचान बिल्कुल अलग बनाई। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत का भी अपना कोई पिकासो था? ये सवाल ना हमें इंडियन मॉडर्न आर्ट की पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर की। इनका जन्म हुआ था 1867 में, उसी मशहूर टैगोर परिवार में जहां से महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जो इनके चाचा थे। और देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं वो कला के ऐतिहासिक विश्लेषण पर ही आधारित है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी स्रोत सामग्री का हिस्सा है जहां उनकी इस अनोखी यात्रा को बहुत गहराई से दर्ज किया गया है। तो हम बस वही तथ्य आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है।
देखिए, उनका परिवार तो बंगाल स्कूल का आप कह सकते हैं एक तरह से गढ़ था, जो पारंपरिक भारतीय कला को फिर से जिंदा करने में लगा था। लेकिन गगनेंद्रनाथ, उन्होंने जानबूझकर खुद को इससे अलग रखा। वो सेल्फ टॉट थे, मतलब खुद से सीखा और हमेशा अपनी एक अलग स्टाइल बनाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो चलिए उनके शुरुआती कलात्मक सफर पर एक नजर डालते हैं। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई सेट प्लान था, बिल्कुल नहीं। उनका हर कदम, हर पेंटिंग उनके मूड और उनके प्रयोगों का नतीजा था। उनके इस सफर में कई अहम पड़ाव आए। देखिए, 1905 में उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया, जो ज्यादातर उनके मूड पर डिपेंड करता था। फिर 1910 से 1915 तक उन्होंने इंक वॉश ड्राइंग्स पर फोकस किया, जो बहुत असरदार थीं। इसी बीच 1911 में उन्होंने अपने चाचा रविंद्रनाथ टैगोर की किताब जीवन स्मृति को भी इलस्ट्रेट किया। और फिर आया साल 1921, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और यही वो साल था 1921 जब गगनेंद्रनाथ ने क्यूबिज्म यानी घनवाद के साथ अपने सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी प्रयोग करने शुरू किए। यकीन मानिए, ये इंडियन आर्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोड़ था। लेकिन एक मिनट, उनका क्यूबिज्म यूरोपियन क्यूबिज्म जैसा नहीं था। उसमें एक फर्क था। वो सिर्फ चीजों को तोड़कर ज्योमेट्रिक शेप्स में नहीं दिखा रहे थे। नहीं, उनका असल फोकस तो लाइट और शैडो यानी रोशनी और परछाई के खेल पर था, जिससे वो रहस्यमयी और सपनों जैसी दुनिया बना देते थे। जैसे कि उनकी एक बहुत ही अहम रचना है टेम्पल क्यूबिस्टिक। इस पेंटिंग में उन्होंने क्या किया, वास्तुकला को ज्योमेट्रिक शेप्स में तोड़ा और लाइट शैडो के साथ ऐसा खेला कि मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर रहस्य और आध्यात्म से भर गया। फिर उनकी एक और मशहूर पेंटिंग है सिटी इन द लाइट। इसमें शहर को ना चमकदार रोशनी और गहरी परछाइयों के साथ दिखाया गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई असली दुनिया है, बल्कि जैसे रोशनी के टुकड़ों से बना कोई सपनों का शहर हो। द्वारकापुरी में भी देखिए, वो पौराणिक शहर को अपने उसी अनोखे अंदाज में ले आते हैं, जहां इमारतें और पानी सब ज्योमेट्रिक पैटर्न में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कोई धुंधली सी याद हो। और फिर मीटिंग इन द स्टेयरकेस, इसमें सीढ़ियों पर जो लोग हैं वो एक बहुत ही ड्रामेटिक और रहस्यमयी माहौल बना देते हैं। ये तो बस कुछ नाम हैं उनकी कला की उस गहरी दुनिया की एक झलक भर। तो अगर हमें उनकी क्यूबिस्ट पेंटिंग्स की पहचान करनी हो तो क्या देखेंगे? पहली चीज, मजबूत स्ट्रक्चर। दूसरा, सपनों जैसे कमरे और बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। और हाँ, लाइट और शैडो का जबरदस्त ड्रामेटिक इस्तेमाल। अक्सर उनकी पेंटिंग्स में सीढ़ियों पर लोगों के समूह भी दिखते हैं, जो पूरे सीन को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। अब जाहिर सी बात है, कला का इतना अनोखा, इतना क्रांतिकारी स्टाइल ज्यादा दिन तक किसी की नजर से छिप नहीं सकता था। और जल्द ही इसे एक नाम मिलने वाला था, एक ऐसा नाम जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। और ये सब हुआ साल 1922 में। सोचिए, अपने क्यूबिस्ट एक्सपेरिमेंट्स शुरू करने के ठीक एक साल के अंदर। ये वो साल था जिसने इंडियन आर्ट हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। और ये पहचान दिलाई एक बहुत बड़ी आर्ट हिस्टोरियन डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने। उन्होंने रूपम मैगजीन में उनके काम पर लिखा और उन्हें नाम दिया एक भारतीय घनवादी चित्रकार। ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो आखिर में भारतीय कला के इतिहास में गगनेंद्रनाथ टैगोर की विरासत क्या है, उनका महत्व क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। उनके विरासत का निचोड़ बस एक लाइन में है। वो मॉडर्न थे पर किसी की नकल नहीं की। वो भारतीय थे पर परंपराओं में बंधे नहीं रहे। उन्होंने एक ऐसी मॉडर्न आर्ट बनाई जो 100% पूरी तरह से उनकी अपनी थी। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल छूट जाता है कि आखिर कैसे एक अकेला कलाकार एक पूरे देश की कला को एक नई परिभाषा दे सकता है? गगनेंद्रनाथ टैगोर की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे दमदार जवाब है।